नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। कुछ ही घंटों का और इंतजार और इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कुछ ही घंटों में हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 7 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो कुछ ही घंटों का और इंतजार और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर लोकसभा चुनाव कब से कब तक होंगे। तो इसी पल का सभी को इंतजार था और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और माना यही जा रहा है कि आज जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। 2019 चुनाव में हमने देखा था कि 7 चरणों में ये चुनाव कराए गए थे। वहीं अब ये देखना बाकी रह गया कि इस साल जब चुनाव होंगे तो ये कितने चरणों में होते हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार भी चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि कुछ ही घंटों का और इंतजार है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा गया है। कल दोनों नए चुनाव आयुक्तों ने पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद यह जानकारी साझा की गई थी कि आज जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार बैकग्राउंड बता दें। 2019 में क्या रहा इतिहास। कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, डीएमके को 24 सीटें मिली थी। 2019 का इतिहास आपको बता रहे हैं। टीएमसी को 22 सीटें लोकसभा की मिली थी। वहीं शिवसेना को 18 सीटें मिली थी लोकसभा की। जेडीयू को 16 सीटें। कुल वोटर इस दौरान आपको बता रहे हैं पुरुष वोटरों की संख्या 50 करोड़ के करीब है। महिला वोटरों की संख्या 47 करोड़ के करीब है। 18 से 19 साल के वोटर्स 1 करोड़ से ज्यादा बताए जा रहे हैं। साथ ही 20 से 29 साल के जो वोटर्स हैं उनकी भी हमने आपको संख्या बताई। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि 2024 के चुनावी मुद्दे क्या क्या होंगे। सीसीए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। सीए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है क्योंकि इसी साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी। साथ ही धारा 370 बड़ा मुद्दा हो सकता है। परिवारवाद का मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती आई है। मुफ्त अनाज जिस तरह से कोरोना काल के दौरान दिया गया यह भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रवीण गाजियाबाद से और बदायूं से भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रवीण आपके पास आऊंगी। जिस तरह से आज जो है कुछ ही घंटों का और इंतजार है उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में मुद्दे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो जनता को साध सकते हैं। जी रिया, आपको बता दें कुछ ही मिनटों बाद कुछ ही घंटों बाद क्लियर हो जाएगा कि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 3 बजे के बाद वो घोषणा करेगा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कब होगा। ये देखने वाली बात होगी इस बार जो है पिछली बार का ही पैटर्न चुनाव आयोग अपनाएगा या कोई नया पैटर्न लेकर आएगा। दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे अभी चुनाव से पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। लगातार विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा था कि चुनाव आयोग द्वारा इस्तीफा दिया गया है कि तो चुनाव कब कराए जाएंगे। इन अटकलों को दूर करते हुए कल नए 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनको नियुक्त किया गया, जिसके बाद लगातार जो अब 3 बजे आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद
तो देश में लोकसभा की 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू होगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी जो तैयारियों में जुट गए हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस चुनाव जो घोषणा का जो लोकतंत्र का महापर्व है इसका इंतजार कर रहा था। देश की जनता भी इंतजार कर रही थी। अब लोकसभा के चुनाव आने के लिए तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि अब क्या होगा। ठीक है प्रवीण, आपके पास आऊंगे। हमारे साथ विजय भी बने हुए हैं बदायूं से। विजय, अगर बात की जाए जिस तरह से आज माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, वहीं अगर जिस तरह से अभी हमें कुछ देर पहले प्रवीण भी बता रहे थे कि हमने देखा किस तरह से बीते दिन जो है 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई, वहीं कांग्रेस की बात की जाए लगातार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही ईवीएम को लेकर भी बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस बना रही है। क्या ये जो दोनों मुद्दे हैं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या ये जनता में एक जो है साधने की कोशिश कर सकते हैं, मुद्दा बन सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम बता दें जिस तरह से ये नए आयुक्तों की नियुक्ति और लेकर के देखिए विपक्ष क्योंकि हालांकि हमेशा हावी रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है ये इस चुनाव में बिल्कुल बन सकता है। और जो 18वें लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से अभी कुछ देर के बाद जो है चुनाव आयोग की जो बैठक है उसके बाद जो है आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उसको देखते हुए देखिए अगर बदायूं जनपद की बात की जाए तो सभी प्रशासन देखिए अलर्ट पे है और तमाम व्यवस्थाएं जो यहाँ प्रशासन अपने जुटा हुआ है। जी ठीक है विजय, आपके पास आऊंगी। एक बार प्रवीण का रुख कर लेते हैं। प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से 2014 में हमने देखा था मोदी लहर, हमने 2019 में भी कई सारे मुद्दे देखे, खासकर भारतीय जनता पार्टी से 370 का मुद्दा उठाया गया था, राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया था। 2024 में हम आ चुके हैं, वही सेम मुद्दे जो काम कर दिए हैं उन्हीं का बखान किया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है प्रवीण, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार का जो पैटर्न है वो बदला है या वही 2014-2019 का पैटर्न देखने को मिल रहा है? और जो पैटर्न अगर बदला है तो क्या फायदा, कितना फायदा बीजेपी को मिलता हुआ? जी रिया, दरअसल जो 10 साल से जो सरकार केंद्र में है वो बीजेपी की सरकार है। वो लगातार अपने कामों को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि हमने जनता के देश की भलाई के लिए अलग अलग तरीके से काम किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, राशन का मुद्दा हो, आवास विकास जो आवास गरीबों को दिए गए उसका मुद्दा हुआ। लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं वो जनता के बीच में जाकर उन योजनाओं का अपना लाभ बता रहे हैं और इन्हीं को मुद्दा बनाते हुए इस बार भी जो देश के जो बीजेपी है वो इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर और पार्टी की बात करें वो सब इस चीजों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर रही है कि सरकार चुनाव के टाइम पे जैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया, 100 रुपए उस पर गैस से सस्ता कर दिया, ये सब लोकसभा चुनाव से ये सरकार का एक स्टंट है। लेकिन देश की जनता इस बार डिसाइड करके बैठी है कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा के मानेंगे। लेकिन वहीं बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से देश जनता के लिए काम करे, जगह जगह सर्वे करा, उससे यही लगता है बीजेपी, जैसे कि उन्होंने एक नारा दिया कि 400 के पार, कहीं ना कहीं वो अपनी इस चुनाव से पहले ही अपने आप को जीत को लेकर आश्वस्त है क्योंकि उनको ये भरोसा है कि हमने जनता के बीच में जाकर काम किया है। और जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही सरकार ने काम किया, वैसे जनता के बीच में कोई उनको किसी तरीके से कोई लाभ नहीं पहुंचाया। जी ठीक है प्रवीण, आपके पास आऊंगी। एक बार विजय का भी रुख कर लेते हैं। विजय, जैसा प्रवीण ने भी कहा, अब की बार बीजेपी का जो नारा है वो है अब की बार 400 के पार। जब टारगेट इतना बड़ा हो, इतना बड़ा टारगेट लेकर जब बीजेपी चल रही है तो यूपी उसमें कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली तक का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। विजय, की जब आती है तो देखिए उत्तर प्रदेश देश की अहम राजनीतिक तय करता है और यहाँ पर अगर बीजेपी के अगर मुद्दे की बात की जाए तो यहाँ का चाहे वो गृह अन्न योजना हो या आयुष्मान कार्ड हो या तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तमाम मुद्दे जिस तरह से बीजेपी लेकर के जिनको बाहर चढ़ा करके प्रचार कर रही है उसको लेकर के जो बीजेपी ने अब की बार 400 पार का जो दिया है, तो 100 बीजेपी ने जो धरातल पर काम की, जिस तरह से आयुष्मान कार्ड को लेकर के और एक बढ़ा चढ़ा करके प्रचार जो बीजेपी कर रही है उसके आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलेगा।
ठीक है विजय। प्रवीण, अगर बात की जाए, हिंदुत्व तो है ही, महिलाओं को हमने देखा पहले से बीजेपी ने फोकस करा, और अभी जैसे हाल ही में महिला दिवस के दिन जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमतें 100 रुपए कम करी। साथ ही जो बाकी जो उनकी योजनाएं चल रही हैं, चाहे जिस तरह से कोविड काल के दौरान उन्होंने फ्री राशन दिया, 370 हो, राम मंदिर हो, कई सारे जो है मुद्दे बहुत है भारतीय जनता पार्टी के पास। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करी जाए, कई सारी घोषणाएं कांग्रेस भी कर चुकी है, चाहे वो ये हो कि सबसे पहले अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जो है सरकारी पद जो है जो रिक्त हैं उन पर भर्तियां निकालेंगे, हम पेपर लीक पर जो है ठोस कानून बनाएंगे। साथ ही किसानों को साथ देने के लिए भी कांग्रेस ने बोल दिया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं हम एमएसपी पर गारंटी देंगे। कांग्रेस ने भी घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। प्रवीण, क्या लगता है किसका पाला कितना भारी? जी रिया, देखा जाए तो जो केंद्र में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनके ही प्रधानमंत्री है। और वहीं जो दूसरी अदर पार्टी जो है, कांग्रेस हो या बसपा हो, जो भी अदर पार्टी वो लगातार हमलावर है। उनका मुद्दा ये है कि फ्री राशन अगर दिया है तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो महंगाई है उसको भी तो सरकार को कम करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने महंगाई न कम करके बेरोजगारों को भी रोजगार न देकर सिर्फ अपना राम मंदिर का मुद्दा हो या आज पेट्रोल पे 2 रुपए, डीजल पे 2 रुपए घटाने से कहीं जनता को राहत मिलने का काम नहीं है। ये जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और अदर मुद्दे भी है, जिसको लेकर जनता इस बार डिसाइड करेगी कि बीजेपी को वोट देना या किसी अदर पार्टी को देना। क्योंकि बीजेपी ने 10 साल से तो केंद्र में राज करा है, तो वो अपने अपने कहीं ना कहीं तो कामों को वो बताएगी कि हमने ये काम करा। लेकिन जनता के बीच में हम जाते, पत्रकार जब जाते, लोगों से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि सरकार जो योजना निकाल ली है वो उन तक नहीं पहुंच रही है सही तरीके से। इस बार जनता जो है, बीजेपी अपना नारा तो दे रही है 400 के पार, लेकिन 400 का पार इस बार बीजेपी की कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। जैसे कि जनता के बीच में आंकड़ों का आंकलन किया जा रहा है, जनता लगातार नाराज है। अब लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने क्या 2 रुपए कम कर दिए, सिलेंडर पे महिलाओं के लिए 100 रुपए कम कर दिए। ठीक है प्रवीण, लेकिन मुद्दे बहुत है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं वक्त हो गया है एक और बड़ी खबर का। रांची से बड़ी खबर बता दें, चंपाई कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में बैठक चल रही है, कैबिनेट बैठक लगातार जारी है। इस दौरान कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री वहां मौजूद है। सरकार इस दौरान कई योजनाओं का पिटारा खोल सकती है। तो बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक जारी है। कांग्रेस के भी सभी जो तमाम मंत्री हैं वो मौजूद हैं वहां पर, और माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से आज तारीखों का ऐलान हो सकता है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, कोई भी बड़ी घोषणा नहीं हो सकती, उससे पहले आज चंपाई कैबिनेट जो है वो कई सारी योजनाओं पर मुहर लगा सकती है और जनता के लिए कई सारी योजनाओं का पिटारा खोल सकती है। तो कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम चंपाई सोरेन कई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। आज दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। माना यही जा रहा है कि आज चुनाव की तारीखें घोषित हो सकती है, जिसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी, जिसके बाद कोई भी बड़ी घोषणा नहीं हो सकती। इसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए कई घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। वहीं रांची में भी चंपाई कैबिनेट की बैठक चल रही है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और जनता को लुभाने के लिए चंपाई सरकार अपनी योजनाओं का पिटारा आज खोल सकती है। तो लोकसभा चुनाव से पहले लगातार जो है सरकारें मंथन में जुटी हुई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, उसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी, कोई भी बड़ी घोषणा नहीं हो सकती उसके बाद। ऐसे में अभी चंपाई सरकार की जो कैबिनेट बैठक है वो जारी है, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकता है। क्या कुछ प्रस्ताव जो है उन पर मुहर लग सकता है, इस पे जानकारी? देखिए, पूरा देश जो है अब इलेक्शन मोड पे है। अब किसी भी समय, मतलब आप समझिए कि 3 बजे में पूरे देश में अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में जो कोई नई योजनाएं सरकार की भी है, कोई भी योजना अब नहीं लागू होगी, ना कोई नई कामें होंगी। अब पूरा अब जो पूरा देश जो है अब इलेक्शन की ओर रुख करेगा। ऐसे में
चुनाव घोषणा के पहले चंपई सोरेन ने कैबिनेट की बैठक, हालांकि 3-4 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक भी हुई थी और कई प्रस्तावों पर उन्होंने मुहर लगा, लेकिन अब चुनाव है, नजदीक है, अब चूंकि कई चीजें योजनाओं ला रहे, इनके पास कम है, चुनौतियां ज्यादा हैं, तो ऐसे में वो उनकी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है आज का कैबिनेट, क्योंकि कई चीजें राज्य में लोक लुभावन चीजें हैं जो योजनाओं को ला सकते हैं सरकार, और इसके अलावा कई चीजें हैं जो जनता से जुड़ी हुई योजनाओं का शिलान्यास से लेकर के कई योजनाओं पर आज मुहर लग सकती है। जी अजय, जिस तरह से ठीक लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, उसके बाद माना यही जा रहा है जनता को लुभाने के लिए अपनी योजनाओं का पिटारा आज चंपई सोरेन खोल सकते हैं, ऐसे में क्या कुछ जानकारी? और देखिए, अब देखिए, ये चंपई सोरेन की सरकार की जो कार्य है बहुत ही कम है, चुनौतियां ज्यादा है, काम ज्यादा करना है, चूंकि सरकार की लगातार अस्थिरता के कारण कई योजनाएं जो पिछले सरकार ने यानी हेमंत सोरेन ने पिछले कई योजनाओं को घोषणा की थी और उस घोषणा को अभी तक लागू राज्य में नहीं हो पाया, इसलिए आप देख रहे होंगे जब लगातार सरकार तबातोड़ योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, कई अबुआ आवास से लेकर के तमाम बिजली मुफ्त देने की से लेकर के कई योजनाओं को, विद्यालय से लेकर शिक्षा से लेकर के सारी तमाम चीजों पर वो एक से एक के बाद एक लगातार राज्य में सौगातें दे रहे हैं। तो ऐसे में ये बात चली कि चूंकि अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है, सभी मंत्री वहां मौजूद हैं, ऐसे में चूंकि राज्य को एक नया सौगात, एक बड़ा नया पिटारा और यानी नई कई योजनाओं की सौगात राज्य की जनता को मिल सकती है, ये संभावना भी जताई जा रही है। जी, साथ ही अजय, जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा ईडी की बड़ी कार्रवाई पहले हेमंत सोरेन पर हुई, फिर उसके बाद कई सारे जो विपक्षी विधायक हैं उन पर भी लगातार जारी है, ऐसे में ईडी का जो शिकंजा कसता जा रहा है, क्या इसका एक तरह से फायदा या फिर हम बोले नुकसान सोरेन सरकार को हो सकता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, ये लगातार जो ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से राज्य में भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि राज्य में, पूरी राज्य में अभी जो सुबह की बात जो घटना है धनबाद में बालू कारोबारी, जो सबसे बड़े कारोबारी है गुंज सिंह है, जो झारखंड के एक बहुत बड़े सैंड माफिया माने जाते हैं, उनमें आज ईडी दस्तक दे रही है और अभी लगातार उनमें छापामारी भी चल रही है। तो ऐसे में जो ईडी की जो लगातार कार्रवाई है, तो निश्चित रूप से जो हेमंत जो सरकार है, सत्तारूढ़ सरकार है, जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, वैसे में ईडी की जो कार्रवाई है, निश्चित रूप से जनता में एक मैसेज जो अच्छा नहीं जा रहा है। तो ऐसे में वो चीजें जो अब सरकार को, अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, 14 राज्यों वाला सीट है, तो इसमें चाहेंगे कि जो भी गठबंधन के जो नेता है उनकी अधिक से अधिक सीटें आए थे, लेकिन इन तमाम चीजों को वो जो ईडी की कार्रवाई है और हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी है, इस बात को पर ढारने के लिए निश्चित रूप से एक नया राजनीतिक सुगोफा फैलेगा राज्य में, तभी ये चीजें, नई चीजें अब लोकसभा चुनाव में इनको फायदा मिल सकता है। हालांकि इस मामले को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है, भ्रष्टाचार और अजय साथ ही अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है लगातार ईडी को लेकर कई सवाल भी उठाता है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर। ऐसे पर जब ईडी पर सवाल उठाए जाते हैं, एक नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया है विपक्ष ने कि ईडी जो है मिली हुई है या ये जो एजेंसियां हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है, तो इसका किस तरह से जनता को किस पर भरोसा, ईडी पर या जिस तरह से जो नैरेटिव विपक्ष सेट कर रहा है? देखिए, ईडी जो पिछले 1-1.5 साल से जो राज्य में एक भूमिका, जितनी चर्चाएं राज्य सरकार की नहीं हो रही है, उतनी राज्य में ईडी की चर्चा हो लगातार, यानी तबातोड़ जो राज्य में ईडी की कार्रवाई हो रही है, इससे निश्चित रूप से एक नया मैसेज जा रहा है। लोग, जो जनता है, वो समझ रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तमाम चीजें, जो भी चीजें पकड़ी जा रही, ईडी जो भी पकड़ रही है उसके साथ के साथ पकड़ रही है। बिल्कुल अजय, तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है, उससे पहले चंपई कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। इस दौरान सुरक्षा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार का दावा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होगा, ऐसा प्रशांत कुमार का कहना है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों का इंतजार है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की 3 बजे बैठक है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में तैयारियां पूरी है पुलिस की तरफ से, बस अब इंतजार है, तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों का इंतजार है।
ऐसा प्रशांत कुमार का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स जो है पूरी तरह से तैयार है। तो अब लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय रह गया है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की बैठक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में संभावना है कि 7 या 8 चरणों में ये चुनाव होंगे, और जब ये चुनाव होंगे तो उसको निष्पक्ष कराने के लिए और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस की भूमिका जो है काफी अहम रहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत कुमार का कहना है कि यूपी पुलिस चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों का बस इंतजार है, और स्टैंड बाय में है पुलिस और अर्धसैनिक बल, और चुनाव के लिए पूरी तरह से जो मशीनरी है वो तैयार कर दी गई है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा पुलिस महकमे में जो है रूटीन बैठकें भी होती रहती है, और काफी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात की जाए जिस तरह से काफी कम समय रह गया है लोकसभा चुनाव में, ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया कि उत्तर प्रदेश जो है पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है, पुलिस मशीनरी पूरी तरह से तैयार है। अनिल। हाँ, बेफिक्रिया देश में चुनाव की रणभेरी बजने में केवल थोड़ा ही वक्त है। इलेक्शन कमीशन अभी किन किन तारीखों पे मतदान होगा, कब मतगणना होगी, इसकी ऐलान कर देगा। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। रिहर्सल भी शुरू हो गया है, और जिले जिले में, कस्बे कस्बे में पुलिस और अर्धसैनिक बल का फ्लैग मार्च भी जारी है। जी अनिल, जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं, पुलिस में जितने भी विभाग में अधिकारी हैं सबको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, ऐसे में और क्या कुछ तैयारियां चुनाव जो है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए? हाँ, बेफिक्रिया उत्तर प्रदेश का अपना अलग महत्व है। देश की सर्वाधिक सीटें अगर हैं कहीं तो वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। जो मतदाता सूची है वो लगभग फाइनल हो चुकी हैं, उसके फाइनल प्रिंट आ चुके हैं। किस लोकसभा में कितने वोटर हैं, किनका वोट छूटा था, उनको दर्ज कराया जा चुका है। हर व्यक्ति मतदान करे, इसको लेकर के पहले ही रैलियां निकाली जा चुकी हैं, और अब बारी आ गई है मतदान कराने की और संसद का वो प्रतिनिधि चुनने की। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही रामपुर से आपको सीधा रामपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। अंसारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ख्यालीराम लोधी जी, एमएलसी श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री हंसराज पप्पू जी, जिला प्रभारी राजा वर्मा जी, पूर्व विधायक श्री शिव बहादुर सक्सेना जी, ज्वाला प्रसाद गंगवार जी, श्रीमती बीना भारद्वाज जी, श्री काशीराम दिवाकर जी, यूसुफ अली जी, सूर्यपाल पाल जी, मोहनलाल सैनी जी, सुरेश गंगवार जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
जनपद के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, होली के पूर्व 610 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी आज यहां पर आए हैं। मैं इसके लिए रामपुर की सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे सांसद जी ने, ओलख जी ने, राजबाला जी ने, सक्सेना जी ने, रफीक अंसारी जी ने और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया, उसका परिणाम है रामपुर आज अपनी एक नई पहचान बना रहा है, विकास की नई पहचान। यहां प्रगति माल भी बन रहा है और पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर के व्यवस्थित पुनर्वास का कार्यक्रम कैसे बनना है, उसका एक मॉडल भी रामपुर ने दिया है। यानी रामपुर की पहचान रामपुर के चाकू से था, तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया। वायरस यहां पे पहले इसी रामपुर में जबरन गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था। आज पीएम स्वनिधि योजना में उनके पुनरुद्धार और पुनर्वास का कार्यक्रम किया जा रहा है। यानी यही के वायलेंस से संगीत की लहरियां रामपुर घराने की पहचान को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। हमारा रामपुर फिर से अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये 610 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इसी उपहार के क्रम में यहां के लिए प्रदान की जा रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब जानते हैं, अभी मुझसे यहां मांग कर रहे थे हमारे यहां के जिला के अध्यक्ष जी भी, सांसद जी भी, हमारे यहां के जनप्रतिनिधि भी, कि यहां पे एक सर्किट हाउस का हमने निर्माण किया है। इस सर्किट हाउस का नाम कोई होना चाहिए, तो हमने कहा भी संत शिरोमणि रविदास जी से अच्छा नाम और क्या हो सकता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये संत रविदास जी ने कहा था। और उस समय उन्होंने उस कालखंड में भी कर्म की साधना को महत्व दिया था, कर्म की साधना। और तब उन्होंने कहा था, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और संत रविदास जी की ये उक्ति आज भी हम सब के लिए उतनी ही सार्थक है। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देशवासियों के सामने एक नया विश्वास भरा है, एक नया विश्वास। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। जब दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, ये केवल मोदी जी का ही नहीं सम्मान बढ़ा है, केवल भाजपा के मंत्री और भाजपा के पदाधिकारियों का नहीं बढ़ा है। 140 करोड़ भारतवासी आज जब दुनिया के अंदर जाता है, दुनिया उसे सिर माथे पर बिठा करके सम्मान देती है। तो 140 करोड़ लोगों का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। देश की सीमाओं की सुरक्षा का मतलब हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित हुआ है। नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद समाप्त, उग्रवाद समाप्त, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरपोर्ट। अभी मोड़ापाड़े एयरपोर्ट में हम उतरे तो मैं देख रहा था कि मुरादाबाद दूर है, रामपुर नजदीक है। रामपुर को सबसे ज्यादा लाभ उसका मिलना है। और वहां पे जो रामपुर का बाईपास बन रहा है ना, रिंग रोड, यह तो आपकी दूरी को और भी कम कर देगा। बधाई हो आपको, इसका भी शिलान्यास हो गया है। बहनों और भाइयों,
विकास का एक कार्य हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, एम्स के रूप में, उद्योग के रूप में, आईआईटी के रूप में, आईआईएम के रूप में एक नई पहचान बना रहा है। 4 लेन के हाईवे, 6 लेन के हाईवे, 12 लेन के हाईवे, मेट्रो, रैपिड रेल एक नई पहचान बना रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक नई पहचान बना रहा है। एक और विकास और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दूसरी ओर गरीब कल्याण भी है। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन गए। उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को मकान मिल गया। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। बहनों भाइयों, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे वह दवाई हो, चाहे वह रोजगार के लिए कमाई हो, और चाहे वह सुविधा और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल हो, बेटी हो या व्यापारी, दोनों के लिए सुरक्षा का माहौल देश के अंदर देने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आवाज एक ही स्वर है। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम भारतवासियों को एक बात कही थी कि हमारा संकल्प होना चाहिए विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब हमारा देश खुशहाल होगा। हर गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर हम कर देंगे, वो अमीर हो जाएगा, उसके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, उसके चेहरे पर खुशहाली आ जाएगी। हर हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर व्यापारी का व्यापार फलता फूलता दिखाई दे रहा होगा। भारत दुनिया की कोई ताकत के रूप में उभरेगा तो दुश्मन हमें टेढ़ी नजरों से देखना बंद कर देगा, घुसपैठ बंद हो जाएगी, भारत की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी, चाहे और खुशहाली होगी। और उस विकसित भारत की परिकल्पना के लिए मोदी जी ने और 10 वर्ष तक जो कार्य किया, उसी का परिणाम है आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है।